हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे साउंड्स के और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। वो कैसा फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, वो कैसे ऑसिलेट करता है, या साउंड कैसे मूव करता है, या फिर कोई भी चीज में अगर वेव प्रोड्यूस हो रहा है तो वो कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है, उसके बारे में बात करेंगे। अब इसमें तीन चीजों के बारे में हम सीखेंगे, जो कि होता है नेचुरल वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन होगा तभी तो साउंड प्रोड्यूस होगा, तभी तो वेव जनरेट होगा। तो उसी में तीन टाइप के आते हैं। एक होता है नेचुरल वाइब्रेशन, दूसरा होता है डैम्प्ड वाइब्रेशन, और तीसरा होता है फोर्स्ड वाइब्रेशन। इन सब के बारे में डिटेल में आप क्लास 11 में पूरा डिटेल में पढ़ोगे, उसका ग्राफ निकालोगे, उसके इक्वेशंस निकालोगे, उसके मैथमेटिकल एनालिसिस है वो भी निकालोगे। लेकिन इस क्लास में मतलब 10th क्लास में आपको बस इसका एक छोटा सा ग्लिम्स दिया जा रहा है, ताकि जब 11 में आप पढ़ो तो आपको डर ना लगे। ठीक है, तो पहला चीज जो है हम सीखेंगे वो है नेचुरल वाइब्रेशन। नेचुरल वाइब्रेशन होता क्या है? मान लीजिए आप एक रबर को पकड़े हुए हो, ठीक है, रबर को स्ट्रेच करके पकड़े हुए हो, या फिर एक स्प्रिंग को पकड़े हुए हो, स्प्रिंग में एक लोड लगा दिए, लोड लगा के उसको छोड़ दिए, तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे जाएगा, फिर एक रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो ऊपर आएगा, ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा। उसी को अगर वो कंटिन्यूअसली होता रहे, मतलब इन वैक्यूम, इन मीडियम में, मतलब वैक्यूम और एयर की बात छोड़ देते हैं अभी, उसे अगर वो जो वाइब्रेट हो रहा है ना, वो अपने आप हो रहा है, हम तो कोई बाहर से कोई फोर्स लगा नहीं रहे हैं, तो उसी फ्रीक्वेंसी या फिर उसी वाइब्रेशन को बोला जाता है नेचुरल वाइब्रेशन। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, द पीरियडिक वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट आर कॉल्ड द नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन। अब इसका जो ये जो टाइम पीरियड होता है, या फिर टाइम पीरियड होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो जनरली डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी पे, और इसी टाइम पीरियड को बोला जाता है नेचुरल टाइम पीरियड। और इसके फ्रीक्वेंसी को, अगर कोई बॉडी नेचुरल वाइब्रेशन में है तो उसके फ्रीक्वेंसी को क्या बोला जाएगा? उसके फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, ये जो नेचुरल वाइब्रेशंस होते हैं ये जनरली कहाँ पे पाए जाते हैं या फिर कहाँ पे होते हैं? ये जनरली वैक्यूम में होते हैं। अगर एयर में हो या फिर कोई भी मीडियम में हो तो क्या होगा कि एयर में मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तरह तरह के गैसेस होते हैं, तो उसकी वजह से वो एक फोर्स गिराएगा उस पे, तो जो कि उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? वो रुक जाता है। लेकिन जो नेचुरल वाइब्रेशन का केस है उसमें कहां पे होता है? इट ऑकर्स इन वैक्यूम एज प्रेजेंस ऑफ मीडियम अराउंड अ बॉडी प्रोवाइड सम रेजिस्टेंस ऑन इट। ये हमेशा वैक्यूम में होता है। और इसका जो ग्राफ होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वो आपको कुछ इस तरह दिखेगा। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए एयर नहीं है, वैक्यूम में है, और एक आप बॉब को या पेंडुलम के बॉब को ऐसे पकड़ के छोड़ दिए, तो ये ना जिंदगी भर, मतलब जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाते हैं, ये तब तक हिलता ही रहेगा, ऑसिलेट करता ही रहेगा, या फिर वाइब्रेशंस पैदा करता रहेगा, जब तक आप कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दो। उसी चीज को बोला जाता है नेचुरल वाइब्रेशंस। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लिख लेंगे। तो एग्जाम्पल्स, इसको उसके लिए इसको मिटाना होगा, तो इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं ताकि हम इसके एग्जाम्पल्स कुछ नोट डाउन कर ले, क्योंकि एग्जाम्पल्स पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी। तो पहला एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल में आपको मिलेगा बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। अब इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है इसका फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, जो कि आप क्लास 9 में भी पढ़े होंगे। फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 पाई रूट ओवर ऑफ जी बाय एल। जी यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एल क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जिसमें से बॉब टंगा हुआ हो। अगर मान लीजिए हमारा लेंथ जनरली क्या होता है? एल इक्वल, सिंपल पेंडुलम के लिए एल होता है 1 मीटर, और जी हमारा अगर 9.8 हो जाए मीटर पर सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी हमें जो मिलता है दैट इज इक्वल टू 0.5 हर्ट्ज।
ये होता है हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर द सिंपल पेंडुलम। अब दूसरा जो बात मैंने किया स्प्रिंग का, अब स्प्रिंग पे मान लीजिए दूसरा जो एग्जांपल है वो है लोड सस्पेंडेड बाय द स्प्रिंग, लोड सस्पेंडेड बाय स्प्रिंग। अब इसके लिए भी एक फॉर्मूला आता है जो कि आप 11th क्लास में डिराइव करोगे, लेकिन मैं ये फॉर्मूला अभी यहाँ पे बता दे रहा हूँ। F इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई इंटू रूट ओवर ऑफ K बाय M, और ये K क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट हम बोलते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब एक स्प्रिंग कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट है। आपको स्प्रिंग कई तरह का मिलेगा। पेन के अंदर जो स्प्रिंग होता है वो तो बहुत पतला होता है, आप हाथ से भी ऐसे ऐसे कर लो, लेकिन जो ट्रेन के पहिए में जो चक्के में अगर आप देखे होगे इतना मोटा मोटा स्प्रिंग, आप उसके ऊपर जाके खड़े भी हो जाओ, कूद भी जाओ, वो टिच भी नहीं करेगा, थोड़ा सा एक इधर उधर भी नहीं होगा। तो उसी चीज को K से डिनोट किया जाता है जो कि है स्प्रिंग कांस्टेंट, और M यहाँ पे क्या है जो मास ऑफ द लोड, जो लोड आप उस पे टंगा रहे हैं। ठीक है, ये आपको ये एक फॉर्मूला देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या होता है, अगर आप कोई भी स्प्रिंग में एक लोड लगा के छोड़ देते हो, वो कंटिन्यूसली ऑसिलेट करता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से ना लग जाए उस पे, उसे रोकने के लिए। तो ये भी एक एग्जांपल हो जाता है आपका नेचुरल वाइब्रेशन का। और जो तीसरा अगर हम और लिखना चाहें, ट्यूनिंग फॉर्क, TUNING, हाँ, ट्यूनिंग फॉर्क स्ट्रक ऑन ए रबर पैड। जब तक आप इसे ट्यूनिंग फोर्स को अगर रबर पैड में ठोक दिए, जब तक आप उसे एक्सटर्नल फोर्स देके रोकोगे नहीं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना हो, तो वो उसी तरह वाइब्रेट करता रहेगा, ऐसा साउंड निकालता रहेगा। और जो चौथा एग्जाम्पल है वो है एयर कॉलम। एयर कॉलम के बारे में तो आप बहुत ही डिटेल में पढ़ोगे क्लास 11 में, पूरा सिलेबस में है। एयर कॉलम में क्या है, बांसुरी। अब बांसुरी में क्या होता है, कृष्णा जी भी एक बांसुरी बजाते हैं जो ऐसे ऐसे करके, और जो हम मेले वगैरह में मिलता है ऐसे सामने वाला बांसुरी, वो सारे बांसुरी में भी जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो भी एक टाइप ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन ही है। कि उसमें जो चेंजेस होता है नोट्स वगैरह में, इंटर नोट्स वगैरह में, वो आप इसके बारे में डिटेल में आप 11th क्लास में जरूर पढ़ोगे। और मैं जैसे अगर आप 11th क्लास में जा रहे हो तो मैं भी उसका वीडियो बना के डालूंगा, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं बना नहीं पा रहा हूँ। आपके लोगों के लिए, अभी 10th बच्चों के लिए ये वीडियो चल रहा है। तो होपफुली आपको नेचुरल वाइब्रेशंस जो होते हैं और उसके रिगार्डिंग जो एग्जाम्पल्स हैं वो समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन की ओर और देखते हैं उसमें होता क्या है। तो बच्चों, नेचुरल वाइब्रेशंस के बाद हम सीखेंगे डैम्प्ड वाइब्रेशन होता क्या है। अब डैम्प्ड का मतलब, जैसे ही आपको वर्डिंग से ही पता चल रहा होगा, डैम्प्ड का मतलब होता है दबाव या फिर एक बंद वाइब्रेशंस। डैम्प्ड का वाइब्रेशन होता है वो, मतलब मान लीजिए अभी मैं एक चीज को, रबर को एयर में, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एयर, नेचुरल में क्या होता था, आपको वैक्यूम में करना होता था, लेकिन आप वैक्यूम में तो नहीं कर सकते हमेशा। एयर में जब भी आप किसी चीज को हिलाते हैं या फिर वाइब्रेट करवाते हैं तो क्या होता है, वो वाइब्रेट होते होते धीरे धीरे एक जगह पे रुक जाता है, अपने मेन पोजीशन पे रुक जाता है। उसी टाइप ऑफ वाइब्रेशंस को बोला जाता है डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या है, द पीरियडिक वाइब्रेशंस ऑफ ए बॉडी ऑफ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड इन प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन। ये क्यों होता है, जैसे जैसे वाइब्रेट होता है बाहर से आपके कुछ फोर्सेस लगते हैं। जो फोर्सेस आपको लगते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स, दूसरा होता है फ्रिक्शनल फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, मान लीजिए आप स्प्रिंग को पकड़ के खींच दी, तो वो जब ऑसिलेट करते उसका खुद का एक रिस्टोरिंग पावर होगा जो उसको रिस्टोर करके रखना चाहेगा या एक उसको कंजर्व करके रखना चाहेगा। वो फोर्स दूसरा होता है फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स वो एयर के साथ जब वाइब्रेट कर रहा है तो वो एयर मॉलिक्यूल के साथ फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है, और उसी के वजह से क्या हो जाता है, उसको वो एक रेजिस्टिव फोर्स प्रोवाइड करता है, और उसी के वजह से क्या हो जाता है, वो रुकने की कोशिश करता है। तो करते क्या होगा, वाइब्रेट होते धीरे एक टाइम ऐसा आ जाएगा जहां पे वो जीरो तो नहीं होगा,
लेकिन इतना कम हो जाएगा कि आपको वो पता ही नहीं चलेगा वहां पे वाइब्रेट हो रहा है। अब इसमें होने का रीजन क्या है? अब अगर कोई चीज वाइब्रेट कर रहा है उसका मतलब उसमें कोई एनर्जी में चेंजेस हो रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, जैसे हमने साउंड में भी पढ़ा था, साउंड वेव्स में स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में। तो उस एनर्जी डिसिपेट हो रहा है। अब एनर्जी डिसिपेट होते होते क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर में अपना सारा एनर्जी छोड़ देगा और अपना जो एनर्जी है वो उसमें कुछ नहीं बचेगा। अब अगर एनर्जी नहीं बचा तो वो क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। अगर हम एक ऐसा सिंपल एग्जांपल लेके बोले, आप स्प्रिंट जाते होगे, जो रनिंग करते हैं, तो स्प्रिंट मारते वक्त आप तुरंत से ही बहुत तेजी से दौड़ने लगते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद आप रुक जाते हैं, थक जाते हैं, आपका स्पीड उतना बरकरार नहीं हो पाता। उसके लिए जो स्प्रिंटर्स होते हैं वो अपना स्टैमिना बिल्ड करते हैं। वैसे ही अब अगर कोई चीज वाइब्रेट कर रहा है तो उसमें भी जो स्टार्ट इनिशियल एनर्जी होगा उसमें कुछ ज्यादा एनर्जी होगा एज कंपेयर टू जब वो कुछ टाइम वाइब्रेट कर चुका हो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक रिस्टोरिंग फोर्स और जो बाहर का फ्रिक्शनल फोर्स। तो वही चीज यहां पे मैंने 2 लाइनों में लिख दिया है, क्या? The rate at which the energy is lost to the surrounding or the rate of decrease of amplitude depends on the nature of the surrounding medium and also the shape and size of the vibrating body। अब इसका जो आपका डायग्राम होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वो कुछ ऐसा होगा। क्या होगा? धीरे वो इनिशियल स्टार्टिंग जब हुआ होगा वो कुछ ज्यादा, उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वो क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा या कम होता जाएगा और एक टाइम पे वो रुक जाएगा। इसका अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो एक एग्जाम्पल आता है ब्रांच ऑफ ट्री का। आप ट्री के एक ब्रांच को पकड़ के ऐसे खींच दीजिए, वो ऐसे 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 होते होते धीरे धीरे ऐसे रुक जाता है। ऐसा होता है ना, जैसे ऐसा गया, आपने ऐसे खींचा, उसे छोड़ दिया, तो ये ऐसे 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 धीरे धीरे आते होके ऐसे रुक जाता है। वो एक एग्जाम्पल है आपका डैम्प्ड वाइब्रेशन का। दूसरा क्या होगा एग्जाम्पल? स्प्रिंग को ऑसिलेट करवाना, जो हमने नेचुरल में भी पढ़ा था, ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग लिख लेते हैं। ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग, इसमें क्या होता है, आप स्प्रिंग में लोड लगा के खींच दिए, वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते अपने मीन पोजीशन पे पहुंच ही जाता है। तो ये थे आपके डैम्प्ड वाइब्रेशन और वो क्या होता है हमने उसको समझा, उसके रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल्स। अभी चलते हैं फोर्स वाइब्रेशन की ओर और उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो बच्चों, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ वाइब्रेशंस है वो क्या है, हमारा फोर्स वाइब्रेशन। अब ये फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है, मान लीजिए कोई भी चीज को आप जबरदस्ती उस पर फोर्स डाल के उसे वाइब्रेट करवा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए क्या बोले, जो गिटार वगैरह होता है, गिटार आजकल लड़कियां गिटार वालों से बहुत जल्दी ही पट जाती हैं, भाई अपना हाल तो छोड़ो, कुछ अलग ही है। एनीवे, हम कहाँ की बातें कहाँ लेके जा रहे हैं। तो लड़कों के लिए या जो गिटार बजाना सीख लो भाई, बहुत काम आता है, लड़कियां बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाती हैं उससे। तो जो गिटार वगैरह होता है वो आप बजाते हैं ना, वो देखिए तो अलग अलग प्रकार के तार होते हैं। अब उस पे आप जैसा ही फोर्स लगाते हो वैसा ही ट्यून निकलता है। अब अपने को देने दोगे बजाने के लिए, हम तो कुछ भी बजा देंगे, लेकिन जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो गिटारिस्ट होते हैं, उनको पता होता है कि कितना वाइब्रेशन, कितना वेवलेंथ होना चाहिए, कितना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, कितना फोर्स लगाए ताकि आपको उनका एक प्रॉपर नोड मिले, प्रॉपर इंटरनोड मिले और उनको एक अच्छा सा म्यूजिक निकल के आए। तो ये जो चीजें होती हैं, जो आप फोर्स लगा रहे हो और उसे वाइब्रेट करवा रहे हो स्ट्रिंग को, उसी वो जो टाइप, वहां पे जो टाइप ऑफ वाइब्रेशंस होता है वो होता है आपका फोर्स वाइब्रेशन। अब फोर्स वाइब्रेशन का मतलब क्या हो गया, द वाइब्रेशंस ऑफ ए बॉडी विच टेक्स प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर कॉल्ड फोर्स वाइब्रेशन। अब ये जो फोर्स वाइब्रेशन होता है, इस पे आपका कौन सा टाइप ऑफ फोर्स लग रहा है। एक तो आप जो फोर्स दे रहे हो एक्सटर्नल फोर्स, तो उसे बोला जाता है एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स, या फिर उसे ड्राइविंग फोर्स भी हम बोलते हैं।
दूसरा जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा स्ट्रिंग का, मतलब वाइब्रेट होने के बाद वो अपने आप फिर से अपने पोजीशन पे आ जाता है, तो रिस्टोरिंग फोर्स। और जो तीसरा होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स एयर मॉलिक्यूल्स के साथ। तो ये सारे फोर्सेस उसी पे लगते हैं। अब इसमें जो इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? द एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। आप कितना आप जो फोर्स दे रहे हो उसका कितना फ्रीक्वेंसी है, उसी पर वो डिपेंड करता है जो एक्सटर्नल फोर्स वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड। अब इसके अगर कुछ हम एग्जांपल्स बोले तो अभी जो बोला स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार हो गया, वायलिन हो गया, सितार हो गया, सरस्वती माँ पकड़ के बैठी रहती है ना सितार, तो वो वाला उसमें जो होता है, तो उन सारे में आप फोर्स वाइब्रेशंस देखने को आपको मिलेगा। और जो दूसरा होता है वो होता है वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन द डायफ्राग्म ऑफ द माइक। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये माइक है। अब इस माइक्रोफोन के अंदर या फिर जो शादी डीजे में बोलते हैं ना, डीजे एक माइक मिलता है उनको, तो वो जो माइक होता है उसके अंदर एक पतला सा होता है डायफ्रागम। अब आप जैसे जैसे अगर आप धीरे बोलोगे तो वो धीरे हिलेगा, धीरे वाइब्रेट करेगा, धीरे कम वॉल्यूम में आपको साउंड सुनाई देगा। और अगर आप चिल्लाओगे तो वो कुछ ज्यादा ही वाइब्रेट करेगा, ज्यादा जोर से वाइब्रेट करेगा, ज्यादा फोर्स गिरेगा, तो उस हिसाब से वो वाइब्रेट करेगा और आपका जो वो एम्पलीट्यूड है वो आपको थोड़ा ज्यादा बढ़ के सुनाई देगा। तो ये थे आपके 3 टाइप ऑफ वाइब्रेशंस जो आप अभी हमने पढ़ा, नेचुरल वाइब्रेशन, फिर फोर्स वाइब्रेशन, उसके बाद डैम्प्ड वाइब्रेशन। ये 3 चीजें पढ़ी। अब इन तीनों के बाद आज का वीडियो शायद बहुत लंबा हो जा रहा है, तो इसलिए मैं आज हम यहीं पे रोकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा रेजोनेंस। ये तीनों के साथ कंबाइंड होकर इसका एक चीज है जो हमें और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको हम समझना बड़ा ही ईजी होता है और समझ ले तो बहुत ही मजेदार चीज है वो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आपका पढ़ाई में आप ब्रेक ना हो, आपका कंटिन्यूअस पढ़ाई चलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जमकर पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।